नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की तैयारी। सीएम धामी ने एनएचपीसी बनबसा में ली बैठक। पैदल मार्ग में यात्रियों को ना हो किसी भी तरह की दिक्कत। सीएम धामी मादक पदार्थों के खिलाफ लक्सर पुलिस की कार्रवाई। स्मैक और इंजेक्शनों के साथ एक गिरफ्तार। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की दरों में वृद्धि का विरोध। प्रदेश में उठने लगे विरोध के स्वर। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी। यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। चारधाम यात्रा 10 मई से। सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण का लिया फैसला। होटल और बस एसोसिएशन का विरोध। कहा तुगलकी फरमान किया जारी। और नैनीताल के कई क्षेत्रों में जंगल में लगी आग। एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर पाया नियंत्रण। एनडीआरएफ की भी ली जा रही मदद। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनएचपीसी बनबसा में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि मेले के संबंध में विभिन्न विभागों की तरफ से किए जा रहे कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं को यात्रा और पैदल मार्गों पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से पूर्णागिरि मेले को नया स्वरूप देना है। हमारा संकल्प है कि पूर्णागिरि मेले से श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं। रक्षा मंत्री और बीजेपी के लखनऊ लोकसभा उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रोड शो किया। राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ राजनाथ सिंह ने ऐतिहासिक पंचवटी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने एमबीपीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने सीसीटीवी कैमरों के साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को देखा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ ही प्रत्याशी के प्रतिनिधियों के भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था की जाए। गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार बदलाव के लिए मतदान किया है और भाजपा के नेता लोगों की भावनाओं को ही नहीं समझ पाए। केंद्र और राज्य सरकार गणेश गोदियाल को पौड़ी से नहीं जीतने देना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। पर्यटन नगरी रानीखेत में वायरल ऑडियो प्रकरण पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि विधायक के कथित ऑडियो ने सरकार की जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खोल दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक रानीखेत में इकट्ठा प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, लेकिन उनके ही दल के विधायक के कथित वायरल ऑडियो ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
क्या किसी भी संवैधानिक सरकार में मंत्री पद या पैसे लेकर दिए जाएंगे? तो यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है ये भाजपा सरकार में है, ये धामी जी मुख्यमंत्री जी पे है कि वो जांच कराएं कि जी जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर के 30 लाख रुपए लेकर के मंत्री पद देने का वादा किया जा रहा है, तो इसके बारे में हमारी ये मांग है कि इस पर जांच हो और जो भी इस पर दोषी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर सजा दी जाए। रामनगर में भीषण गर्मी के चलते लगातार आ रही पेयजल किल्लत को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन और जल संस्थान की संयुक्त टीम ने रामनगर क्षेत्र के वॉशिंग सेंटर्स पर छापा मारा और कार और बाइक वॉशिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जल संस्थान की टीम ने ताबड़तोड़ छापामारी की। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि गर्मी के चलते रामनगर शहर और आसपास के इलाकों में पेयजल की दिक्कत हो रही है। भविष्य में पेयजल की दिक्कत न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर और आसपास के क्षेत्र में कार और बाइक वॉशिंग सेंटर्स पर यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के निर्देशों के क्रम में ग्रीष्मकाल में पेयजल की किल्लत को देखते हुए आज जल संस्थान एवं तहसील प्रशासन की ज्वाइंट टीम द्वारा वॉशिंग सेंटर्स का रामनगर में निरीक्षण किया गया, जिसमें 21 वॉशिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। ग्रीष्मकाल में उनको पेयजल का उपयोग वॉशिंग के लिए ना करने के लिए निर्देश दिए गए। वे चाहें तो ड्राई वॉश का प्रयोग कारों को साफ करने के लिए उसमें कर सकते हैं, अन्य वाहनों को साफ करने के लिए। तो इसमें उनको फिलहाल तो जो लोग इसमें पेयजल का उपयोग वॉशिंग में करते हुए पाए गए उनको अभी नोटिस दिया जा रहा है कि वो लोग ऐसा ना करें। यदि उनके द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को पुनः रिपीट किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा 1 अप्रैल से उत्तराखंड में विद्युत दरों में की गई वृद्धि के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। तो वहीं इस वृद्धि को लेकर सरकार को भी विपक्ष घेरने की तैयारी में जुट गया है। आज रामनगर में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर ऊर्जा निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, 1 अप्रैल से जो उत्तराखंड विद्युत विभाग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी करी है, उसके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है और विद्युत एक्शन साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा और उनसे आग्रह करा है कि आप जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और जो हमारे उत्तराखंड की घरेलू जनता है, उत्तराखंड को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जाना था, लेकिन फिर भी इस प्रदेश में बिजली की दरें में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता को इसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा है कि हर साल जो है हमारे जो बिजली के खरीद में जो पैसे खर्च होते हैं, इसके अलावा अन्य मदों में नहीं, सैलरी से लेकर के अन्य मदों में जो भी खर्च होते हैं, तो वो विभाग हमारा ARR नए रेट के लिए माननीय नियामक आयोग के पास हम अपना प्रत्यावेदन देते हैं कि हमारे इतने खर्चे बिजली खरीद में हुए, इतने अदर खर्चे हुए। तो उसके आधार पर माननीय आयोग जो है जन सुनवाई भी करता है, पब्लिक के भी राय लेते हैं और सबके राय लेने के बाद माननीय आयोग द्वारा ही जो उचित होता है, उचित अपना उनका कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पर ही वो रेट निर्धारित किए जाते हैं और जिसका हमारा विभाग केवल इम्प्लीमेंट करता है। नोएडा से पिथौरागढ़ को सेना का सामान लेकर जा रहा कैंटर लोहाघाट घाट NH में भारतोली के पास ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि कैंटर क्रैश बैरियर से टकराकर सड़क पर ही पलटा और सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचा। दुर्घटना में कैंटर में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। कैंटर गिरने की आवाज सुनकर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री दीपक बिष्ट और उस्ताद होटल के स्वामी निर्मल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कैंटर में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अगर सियासी चर्चा का विषय है तो वो है भाजपा नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप।
इसमें बीते रोज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं की क्लास लगाते हुए उन्हें सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। वहीं भाजपा में चल रहे इस कलह को लेकर अब कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि भाजपा में अनुशासन सिर्फ दिखावे का होता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ नेता आपस में आरोप लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक सरेआम जनता के साथ मारपीट करते हुए नजर आए थे। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चाल चरित्र चेहरे और अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अभी देखने में आया कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक ही जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनके पूर्व मंत्री हैं, उनके दर्जाधारी मंत्री हैं, वो भी लगातार अनुशासनहीनता पे उतरे हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अनुशासनहीनता के नाम पर जो है सभी को जवाब तलब भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो है हिदायत दे के छोड़ दिया गया। इससे पहले भी जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में मारकूट करते हुए सरेआम नजर आए थे, गाली गलौज करते हुए नजर आए थे, तब भी जो है अनुशासन के दावे किए गए थे, तब भी जो है उनका जवाब तलब हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई देखने में जो है सामने नहीं आई। प्रदेश की जनता बड़ी निराश हुई थी और आज भी जो है कार्रवाई की उम्मीद है प्रदेश की जनता को। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का मामला भी ऐसे रहा, वो उत्तराखंड की जनता को सरेआम जो है अपमानित कर रहे थे, उसके बाद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासन के नाम पे उनको तलब किया, लेकिन कार्रवाई की हुई क्या हुई? केवल लिपापोती हो रही है। भगवान श्री गणेश का जन्मस्थल डोढ़ी ताल है, जहां पर माता पार्वती ने अपने उपटन से अद्भुत बालक भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति की थी। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी है। कहा जाता है कि एक बार जब माता पार्वती डोढ़ी ताल में स्नान कर रही थीं तो उन्होंने भगवान गणेश को पहरेदारी के लिए वहां पर तैनात कर दिया। भगवान शंकर ने तालाब में जाने की इच्छा जाहिर की तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच बड़ी बहस हुई और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से यहाँ पर माता पार्वती अन्नपूर्णा माता और भगवान गणेश डोढ़ी महाराज के रूप में विराजमान हैं। भगवान शंकर मंदिर के द्वार पर सजा के तौर पर पहरेदार के रूप में खड़े। आज वैदिक परंपरा के अनुसार इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। रामनगर में नगर पालिका में प्रशासक का कार्यभार एसडीएम राहुल शाह ने संभाला। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक आहूत कर वार्ड वासियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी नगर के सभी वार्डों में नगर पालिका से संबंधित समस्याएं लोगों के जी का जंजाल बन चुकी हैं। ना तो प्रशासक द्वारा कोई बैठक की गई और न ही समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया गया। 4 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी अगर देखा जाए तो नगर के कुछ इलाकों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। कई बिजली के पोल पर लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। गर्मी का मौसम आ चुका है, वहीं मच्छरों से फैलने वाली संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन मच्छरों से निजात दिलाने को लेकर अभी तक कोई कीटनाशक दवा छिड़काव को लेकर योजना नहीं तैयार की गई। जब से नगर पालिका परिषद के ये बोर्ड भंग हुआ है, चेयरमैन वगैरह नहीं रहे, तो जब से देखने में क्या आ रहा है कि कम से कम हमारे ही मोहल्ले की, मैं अगर मैं छोटी सी एक अपने मोहल्ले की ही बात करता हूँ तो 5 दिन कूड़े की गाड़ी आए हुए हो गए। 5 दिन कूड़े की गाड़ी भी आए हुए हो गए। नालियों की हालत देखिए, कीड़े तिलमिला रहे हैं। और तो और मैंने इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक मैसेज किया था, जो सीएम करके उनका एक पोर्टल है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है शहर की। अगर ये साफ सफाई नहीं सुधरी तो महामारी की आशंका है। जब से हम लोग हटे हैं और प्रशासक बैठा है तब से हम देख रहे हैं ना नालियाँ साफ हो पा रही हैं, ना कूड़ा है। जहाँ छोटे मोटे गड्ढे थे वहाँ गड्ढे ही हैं। तकरीबन शहर में आज हमारे 2800 पॉइंट के आसपास बिजली के पॉइंट है, जिसमें से मैं मानता हूँ अगर आप सर्वे करेंगे तो 400 लाइटें बंद पड़ी हैं। और आज 6 महीने हो गए हैं कि लाइटों की जाँच हो रही है के नाम पर आज तक उन लाइटों की जाँच नहीं हो पाई है। जो लाइटें नगर पालिका द्वारा बोर्ड के पास करने के बाद खरीदी गई थी, अब उसमें क्या अनियमितताएं हैं ये तो वहाँ जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो प्रशासक महोदय हैं, वो बताएंगे। और उसके वजह से पूरे शहर के लोगों को जूझना पड़ रहा है, चाहे वो सफाई संबंधी हो, चाहे वो फॉगिंग संबंधी हो। बीमारियों का दौर चल रहा है, बरसात लगने को तैयार है, चढ़ गर्मी आ चुकी है। आचार संहिता की वजह से वार्डवार सभा बैठकें नहीं हो पाई, क्योंकि आचार संहिता के नियमों के दृष्टिगत ऐसी बैठकें नहीं की जा सकती जो कि आचार संहिता के उल्लंघन में आती हों।
साफ़ सफाई के बीच में शिकायतें आई थी, जिसमें संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है और जिन दिनों में उसके द्वारा वाहन नहीं चलाएंगे उतने दिनों का उसका जो भुगतान होगा वो काटा जाएगा। स्ट्रीट लाइटों का जो बीच में टेंडर प्रक्रिया थी उसकी जांच की गई थी, जांच रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद लाइटों लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, वर्तमान में देखा जाए कि अब महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है, गर्मी का मौसम भी गया और फॉगिंग भी नहीं की जा रही है और नालियों की ये स्थिति हो गई है कि चौक पड़ी है, कीड़े अब घरों में घर जा रहे हैं। अब फॉगिंग के लिए कुछ सामग्री क्रय की जानी थी, क्योंकि आचार संहिता थी, इस वजह से टेंडर प्रक्रिया या फिर कोटेशन नहीं ली जा सकी हैं। इसमें अनुमति लेकर सारी सामग्री खरीदी जाएगी, उसके बाद फॉगिंग आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लक्सर कोतवाली पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से पुलिस ने 5.38 ग्राम अवैध स्मैक सहित नशे के 40 इंजेक्शन ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के बरामद किए हैं। साथ ही आरोपित के कब्जे से पुलिस ने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक बेचकर कमाए गए 640 रुपये भी बरामद किए हैं। आरोपी तस्कर इमरान रुड़की थाना क्षेत्र के 84 जबरदस्तपुर गांव का रहने वाला है, जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो स्मैक को लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लादपुर खुर्द गांव के हसीन उर्फ तोता नाम के व्यक्ति से खरीद कर लाया था। वहीं लक्सर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही फरार आरोपित की तलाश में भी जुट गई है। राजधानी देहरादून में सुबह भीषण अग्निकांड की खबर सामने आई। शहर के खुड़बुड़ा मोहल्ला में आग से 20 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। वहीं खुड़बुड़ा मोहल्ला में भीषण अग्निकांड से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक प्लॉट में टीन शेड से बनी 20 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गईं। अभी वैसे आग लगने का कारण भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग से यहां पर रखे 5 छोटे सिलेंडर भी फट गए। गनीमत रही कि हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रदेश के जंगलों में लगी आग को बुझाने में अब तक वन महकमा असफल रहा है। अब कांग्रेस की माने तो सरकार तो चुनाव में मस्त थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई थी, जिसका खमियाजा आज जंगलों में लगी भीषण आग के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लगातार कांग्रेस का आरोप है कि अगर अब भी विभाग और सरकार नहीं जागती है तो फिर भी आने वाले दिनों में भीषण आग लग जाएगी। जंगल 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, भयंकर रूप से जल रहे हैं। 550 से ज्यादा जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। अरबों रुपए की संपत्ति जल करके राख हो गई है। पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। वन्य जीव जंतुओं को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो है हम उत्तराखंड के लोग पर्यावरण के नाम पर जो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है जंगल धधक रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोती रही। 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी की कुंभकर्णी निद्रा टूटी, वन मंत्री जी की कुंभकर्णी निद्रा टूटी। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती। आपने पिछले अनुभवों से कुछ क्यों नहीं सीखा? कोई जो है वनों को बचाने के उपाय अभी तक क्यों नहीं खोजे? समय रहते जो है सरकार की तंत्र क्यों नहीं टूटी? वन महकमा एसी कमरों से बाहर निकला ही नहीं। आखिर जो है इस उदासीनता की, इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती ये आपने देखी? वन मंत्री ने इसकी जिम्मेदारी ली? नहीं ली, केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उत्तराखंड के जंगल जो है धू धू करके जल रहे हैं। पहाड़ों में लगी भीषण आग का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी को लिफ्ट कर आग प्रभावित इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन फायर के बीच पर्यटकों को भीमताल में खासी निराशा हाथ लगी है। सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी लिफ्ट कर आग प्रभावित इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीमताल झील में नौकायन यानी कि बोटिंग पर रोक लगा दी है। और बोटिंग करनी थी मेन तो नैनीताल आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हेलीकॉप्टर से पानी जा रहा है तो बोटिंग नहीं कर सकते, तो बुरा लगा। बट फिर अब कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के वेट कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हो जाए, वरना फिर घर जाएंगे। बहुत दूर से आए थे। तो कुछ दिनों से जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है यहाँ पे को नैनीताल जनपद में, तो उसके कारण जैसे आज शनिवार और रविवार, कल जो दिन चली गया शुक्रवार, यहाँ बोटिंग और हमारा जो पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। बोटें कल शाम भी कुछ निकली थी और उसके बाद शाम के टाइम में काम हुआ, उसके बाद से बोटें चलना बंद हो गई है। और आज पूरा दिन शनिवार के दिन बोटें सुबह से लेकर अभी तक बंद हैं
और जबकि 2 बजे तक का शासन के द्वारा कहा गया था, ऐसा हमें सुनने में आया कि 2 बजे तक रहेगा ये हेलीकॉप्टर से पानी ले जाने का कार्यक्रम, लेकिन अभी तक का तो ऐसे कोई सूचना आगे कब तक करेंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई सूचना है नहीं। फिलहाल जो हमारा कारोबार है शनिवार का तो पिट ही गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी तक का कोई सुबह से लेकर शाम तक का कोई बोट नहीं गई है और पर्यटक बोटों के इंतजार में है कि कब देंगे, कब खुलेगा, कब क्या खुलेगा, सब लोग हमसे पूछ रहे हैं, तो हम जानकारी देने में भी असमर्थ हैं उस चीज़ की। हल्द्वानी नैनीताल के कई क्षेत्रों के जंगल में पिछले कई दिन से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास लगी आग पर नियंत्रण पा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई जंगलों में आग धधक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। यहां तक कि वन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और ऐसे में अब पहाड़ों पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद ली है। आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाले हुए है। नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशंस के, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। आज जो हमारी एक्टिव फायर है वो बेसिकली महेश खान वाला जो हमारा भवाली का क्षेत्र है तो उसमें है, और इसमें हमको अभी पूरा गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे पास एनडीआरएफ की जो 15 बटालियन है गदरपुर वाली, उसके भी जो है 40 जवान आए हुए हैं और उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं उनके निर्देशन में ये हैं। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि अभी फायर है वहाँ पे, तो हमारे सेनानी महोदय ने टीम को भेजा है। खबर उत्तरकाशी से है। यहां सरकार द्वारा 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण का फैसला लिया गया है। इसके विरोध में होटल एसोसिएशन, बस एसोसिएशन खड़े हो गए हैं। होटल एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, इसमें कई खामियां हैं जिस वजह से सभी श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी हो रही है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। गंगा घाटी में 11,000 और यमुनोत्री में 9,000 यात्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त आवासीय व्यवस्था के न होने के कारण ये व्यवस्था की जा रही है। पूरा विश्व खुला है और कोविड की समय अगर हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कबाड़ मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा, इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारी गण हैं, उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि पीओ से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को अतिथि देवो भव जो हमारा भाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुठाराघात है। और पर्यटन सचिव महोदय ने आवासीय सुविधाओं का न होने के कारण जो चारधाम यात्रा के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं उनका कहना है कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं पर्याप्त मात्रा में। इस बयान का हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उत्तरकाशी और गंगोत्री का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री का, हमारे पास उत्तरकाशी में 30,000 लोगों के बेड प्रतिदिन के हिसाब से लोग यात्री आराम से रह सकते हैं। सरकार ने जो नियम लागू किया है वो 9,000 यमुनोत्री धाम के लिए प्रतिदिन और गंगोत्री के लिए 11,000 प्रतिदिन का किया है। इस संख्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हम जब 30,000 लोगों को यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं, आप लोगों को पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो गए, रोड्स बनाइए, दूर संचार की व्यवस्था कीजिए, ना कि आप यात्रियों को रोकने का काम करें।
उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारी लगातार जारी है और इसके साथ ही बद्री केदार समिति द्वारा सुदूर देश में बैठे हुए श्रद्धालु पूजा और दर्शन की व्यवस्था करने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यह बताया कि पिछले वर्ष से हमने डिजिटल IT का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इस साल अभी तक 60,000 लोगों ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूजा के लिए अपनी बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमने ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। वाला नहीं, वो तो ऑनलाइन वाला है। ये ऑनलाइन वाला है। लेकिन गत वर्षों से हमने जो मंदिर समिति है उसमें डिजिटल तरीके से और IT का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया था और इस अनुरूप हमने E-ऑफिस, ऑनलाइन पूजाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की हैं और उनका हमको सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अभी तक लगभग एक सप्ताह के भीतर में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख की अब तक मंदिर समिति को आय हो चुकी है और लगभग 7,000 लोगों ने केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में विशेष पूजा अर्चना, अभिषेक इत्यादि के लिए बुकिंग की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और इसमें वृद्धि होगी। और इसके अलावा हमने जो कि कई यात्री ऐसे होते हैं कि जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाते, ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं, उनके दृष्टिगत रखते हुए ऑफलाइन पूजा बुकिंग का भी हमने विकल्प रखा है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।